परिकथा के जैसी। चैप्टर 1। समय बीतने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने पिछले 3 घंटे बहुत ही मुश्किल से बिताए थे। यूं लग रहा था जैसे कि वो 3 घंटे नहीं 3 वर्ष बन गए थे। मैंने नजरें उठाकर चारों तरफ देखा। लंबा गलियारा एक अंधेरी गहरी लंबी सुरंग के जैसा दिख रहा था। मैं इस बात को सोचकर बहुत ही हैरान था कि लगभग सभी अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर गलियारे के अंत में ही क्यों होते थे। किसी और जगह पर भी तो बनाए जा सकते थे जहां काफी प्रकाश हो और माहौल थोड़ा सा खुशनुमा हो। दवाइयों की गंध मेरे नथुनों से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही थी। मुझे अपनी सांस रुकती हुई सी महसूस हो रही थी। अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। अचानक मुझे लगा कि अंधेरा तो विद्यमान नहीं हुआ था, पर शायद मेरी आंखों में ही कोई खराबी आ गई थी। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था और मुझे चक्कर से भी आने लगे थे। हालांकि बाहर तेज बारिश हो रही थी, पर बरसात की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। मैं थक गया और आखिर वहां एक कुर्सी में बैठ गया। मैं अपनी खून से सनी कमीज में था और मैंने अपने चेहरे को अपने बाजुओं में छुपाकर अपना सर नीचे कर लिया। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन समय तो जैसे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मैं अचानक ही प्रार्थना करने लगा, क्योंकि मैंने तो कभी भगवान को माना ही नहीं था और मैं एक नंबर का नास्तिक था। पर उस समय ना जाने मुझे क्या हुआ और मेरे दोनों हाथ प्रार्थना में जुड़ गए। उस दिन से पहले मैंने हमेशा ही भगवान के अस्तित्व और ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में शंका ही की थी। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जब इंसान को किसी कंधे की या फिर किसी सहारे की जरूरत होती है, और फिर जब किसी का सहारा नहीं मिलता है तो बस इंसान प्रार्थना ही करने लग जाता है। शायद ये हर इंसान की फितरत है और कोई भी इससे बच नहीं सकता है। एक ना एक दिन कट्टर नास्तिक भी भगवान के आगे हार मान लेता है और यकीन करने लगता है कि कोई तो ताकत है जो हम सबको चला रही है और इस ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। मैं उसके बारे में सोच रहा था जो कुछ ही कदमों की दूरी पर उस ऑपरेशन थिएटर में जीवन और मृत्यु के बीच जुड़ रही थी और संघर्ष कर रही थी। इससे अधिक मैं क्या कर सकता था, इसलिए बस प्रार्थना ही करने लगा उसके जीवन के लिए। तभी मुझे अचानक कुछ हुआ और मैंने सोचा कि शायद मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला था। अनकही परिकथा की जैसी। चैप्टर 2। 6 घंटे पहले। उस दिन करीब 6 घंटे पहले मैं अपनी कंपनी की ऊंची इमारत की 16वीं मंजिल के अपने दफ्तर में अपने डेस्क के पीछे बैठा था और कुछ काम कर रहा था। मैंने खिड़की से देखा तो पाया कि बाहर सूरज तेज चमक रहा था। मैं उस कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के पद पर काम करता था। हमारी कंपनी का विज्ञापन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था और बड़े बड़े उद्योगपति हमारी कंपनी से ही काम करवाते थे। मैं चित्रकारी और कला में शुरू से ही प्रतिभाशाली था और शायद इसलिए मुझे उस कंपनी में तुरंत ही काम मिल गया था। उस दिन कंप्यूटर के सामने बैठा मैं बस यही सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। एक नया डिजाइन बनाना था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे वो काम उस दिन ही पूरा करना था, इसलिए मैंने उस दिन दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मेरे दिमाग में वो नया प्रोजेक्ट ही घूम रहा था जिसको मैंने उस दिन ही पूरा करना था। हालांकि मैं दिमागी तौर पर बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा था कि जल्दी से उस काम को पूरा कर दूं। मुझे लग रहा था जैसे कि वो दिन ही खराब था, खासकर मेरे लिए। सुबह जब मैं अपनी मोटरसाइकिल से दफ्तर आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक रिक्शा को लगभग ठोक ही दिया था, पर मैंने नियंत्रण नहीं खोया और बाल बाल बच गया था। उसके बाद दफ्तर पहुंचने पर
फालतू में ही लिफ्ट चलाने वाले कर्मचारी से बहस हो गई। उस दिन मुझे सभी बुरे लक्षण दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। खैर मैं अपनी मोटरसाइकिल से किसी तरह 11 बजे दफ्तर पहुंच गया। मेरे पेज पर 2 काम मेरा इंतजार कर रहे थे। एक कंपनी का लोगो बनाना था और 2 नई कंपनियों के लिए पोस्टर बनाने थे। मेरे लिए वो 8 दिन का ही काम था, इसलिए मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। डेस्क पर मेरे विभाग के मुखिया का संदेश लिखा हुआ था कि वो काम जितनी जल्दी हो सके पूरे कर रहे थे, लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी मैं काम को शुरू ही नहीं कर सका था। मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा और मुझे न जाना कि अपनी हालत पर तरस आने लगा। मैं सोचने लगा कि क्या वो दिन ही खराब था या फिर मुझ में ही कोई कमी आ गई थी। शायद दोनों ही बातें थी। और मजे की बात यह है कि मैं जानता था कि क्या हो रहा था और किस चीज की कमी थी। मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन में नीचे दाएं कोने को देखा। अचानक ही मुझे अपने पेट में एक झटका सा लगता महसूस हुआ और मुझे लगा जैसे कि मेरा हृदय भी भारी सा हो गया था। जिस दुख को मैं हमेशा ही अपने अंदर दबा कर रखता था वो शायद धीरे धीरे बाहर आने लगा था। कभी कभी इंसान को किसी खास प्रकार के दुख की आदत भी हो जाती है, लेकिन मेरे लिए वो दुख किसी औषधि की तरह काम करता था और मैं जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने को तैयार रहता। मैं खुद को संभालना जानता था, नहीं तो मैं कब का टूट गया होता। जब जीवन में खोने को और कुछ भी नहीं होता है तो आप जीवन का सामना एक और फर्क दृष्टिकोण से कर सकते हैं। कहते हैं कि जो चीज आपको मार नहीं सकती आपको शक्तिशाली जरूर बना सकती है। मुझे लगा कि उस दिन दफ्तर के काम पर आना ही एक बुरा कदम था और मुझे उस दिन नहीं आना चाहिए। मैंने मुख्य कंप्यूटर के सिस्टम को बंद कर दिया और अपने बैग में से अपना लैपटॉप निकालने लगा। तभी मेरे फोन की घंटी बजने लगी। मैंने तुरंत ही अपने मोबाइल फोन को बैग में से निकाला और स्क्रीन पर नंबर देखने लगा। वो मेरे लिए एक अनजान नंबर था जिसके अंत में 3 नंबर 299 थे। मैंने उस फोन को नजरअंदाज कर दिया और जवाब नहीं दिया। उस समय मेरा दिमाग किसी अजनबी से बात करने को तैयार नहीं था। मेरे दिमाग में बहुत उथल पुथल हो रही। मैंने फोन को वापस बैग में रख दिया और लैपटॉप खोल लिया। उस लैपटॉप को खोलने के लिए मुझे पासवर्ड की जरूरत थी। जब मैं नाम पासवर्ड के खाने में डाल रहा था मुझे लगा कि वो जैसे अंदर से कहीं बोल रही थी, आनंद, अगर हमारी शादी के बाद मैं मर गई तो क्या तुम किसी दूसरी लड़की से शादी कर लोगे? मुझे लगा कि जैसे वो अचानक ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरे माथे पर पसीना आ गया और मेरे बाजुओं पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं अचानक ही बहुत भयभीत हो गया था। मैं तुरंत ही उसको देखना चाहता था। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सूरज का प्रकाश खिड़की से होकर वहां तक नहीं पहुंचा। आकाश और भी अंधेरे में लिप्त हो रहा था। मैं तुरंत ही उसको देखना चाहता था। मैंने देखा कि मुझे लगा कि जैसे वो अचानक ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरे माथे पर पसीना आ गया और बाजुओं पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं अचानक ही बहुत भयभीत हो गया था। मैं तुरंत ही उसको देखना चाहता था। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सूरज का प्रकाश खिड़की से होकर वहां तक नहीं पहुंच रहा था। आकाश और भी अंधेरे में लिप्त हो रहा था। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के बीच 2 गोलों की जगह 2 आंखें थी जो आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। बारिश बस होने वाली थी और मुझे लगा कि बादलों में दिख रही 2 आंखें भी रोके हुए आंसुओं को बहाने ही वाली थी। वो ऐसे नीरस मौसम को बहुत अधिक पसंद किया करते थे।
मैंने लैपटॉप खोलकर अपने निजी फोल्डर पर क्लिक किया और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा। मैंने छुपी हुई फाइलों के चिन्ह पर क्लिक कर दिया। उस फोल्डर का नाम था कुछ बात है। जो कुछ उस फोल्डर में छुपा हुआ था वो 3 वर्षों से सुरक्षित था। उस फोल्डर में सैकड़ों तस्वीरें, हजारों मैसेज और हैरी पॉटर की 7 किताबें थी जो वहां सुरक्षित रख दी गई थी। मैंने एक स्लाइड शो शुरू कर दिया और देखने लगा। हर तस्वीर के पास कहने को अपनी अपनी एक कहानी थी। चमकदार भूरी आंखों वाली वो एक गोरी लड़की थी जिसके घुघराले बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे। उसका चेहरा किसी पहेली की तरह ही चुनौती दे रहा था। उसकी सुगंध जादुई थी। हालांकि मैं सिर्फ तस्वीरें ही देख रहा था। वो हर दिन ही माथे पर चंदन का टीका लगाया करती थी, जिसके कारण उसके पास होते माहौल महकने लगता था। लेकिन वो एक गौरवशाली पुराने ख्यालों वाली लड़की थी। उसको सलवार कमीज पहनना ही सबसे अधिक पसंद था। मैंने कभी भी किसी लड़की को अपने दुपट्टे को इतनी खूबसूरती से लपेटते हुए देखा था जितनी खूबसूरती से वो करती थी। उसका साफ सुथरा दुपट्टा उसकी शोभा को और भी बढ़ा देता। कभी कभी वो एक बच्चे की तरह ही होती, एक बहुत ही नटखट बच्चे की तरह, छोटी छोटी शरारतें करने वाला। लेकिन फिर किसी और समय में वो बहुत ही परिपक्व इंसान लगती थी और पूरे ग्रुप में सबसे गंभीर और सोचने वाली लगती थी। और हाँ, वो मेरी जीवन साथी थी, वो मेरी संगिनी थी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार। वो एक राजकुमारी थी, बहुत ही सुंदर और सौम्य, और मैं एक कलाकार वाला था जो कि परियों की कथा में बांसुरी बजाता हुआ पाया जाता है। मैं उसको सुगंधा कहकर बुलाता था और वो मुझे आनंदम कहकर बुलाती थी। जब वो मेरा नाम लेती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। किसी ने एक बार मुझे बातचीत के दौरान पूछा था, तुम हैरी पॉटर की किताबों के इतने दीवाने क्यों? जवाब में मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। वो शायद वाद विवाद शुरू करना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, उन किताबों से आज तक तुमने क्या हासिल किया है? मैंने जवाब दिया, सब कुछ। वो एकदम हैरान दिखने लगा और असमंजस में अपना सर खुजलाने लगा। मैंने आगे कहा, हैरी पॉटर ने मुझे पूरी दुनिया में बहुत से दोस्त बनाने का मौका दिया और सबसे बड़ी बात, उनके कारण ही मुझे मेरी जीवन संगिनी मिली थी। हैरी पॉटर ने मुझे सिखाया कि दोस्ती, प्रेम और बलिदान के सही अर्थ क्या होते। उस दिन की उस दोस्त से बातचीत तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन मेरी यादों में एक बवंडर समझ गया और मैं यादों के उस बवंडर में तैरने लगा था। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था, मैं एक बहुत ही शर्मिला और अपने तक ही सीमित रहने वाला लड़का था। मैं तो अपनी कक्षा के साथियों से भी बहुत कम बात करता था, और वो भी तब करता था जब वो पहले बोलते थे या मुझसे कुछ पूछते थे। नहीं तो मैं पूरी कक्षा में चुपचाप ही रहता था। मेरा वो रूप अवश्य ही मेरे कक्षा के साथियों को अजीब लगा होगा। कॉलेज में 3 महीने की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी मेरा कोई दोस्त नहीं था, या फिर मैंने कोशिश ही नहीं की थी किसी को अपना दोस्त बनाने की। फिर एक दिन जब हम अपने ग्रुप के लिए एक नाम सोच रहे थे, हैरी पॉटर ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन का कार्यक्रम बहुत ही रुचिकर और आनंददायी रहा और मुझे अन्य दिनों के विपरीत वो दिन भी बहुत ही अच्छा लगा। मैंने दोस्तों को हैरी पॉटर की किताब से एक नाम सुझाया था। तभी मैंने सुना कि लड़कियों के ग्रुप में भी एक लड़की उनके ग्रुप के लिए कोई नाम दे रही थी। मैंने तुरंत ही जान लिया कि वो नाम भी किताबों में ही था। मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई। मैं उस दिन सबके सामने खुलकर मुस्कुरा रहा था और मैं थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि मैंने पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था जैसे उस दिन कर रहा था उस लड़की के द्वारा दिए गए नाम को सुनकर। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं विदेश में था और अचानक ही मुझे अपने ही देश के एक इंसान से मिलने का मौका मिल गया था। कुछ ही देर में मेरे 2 नए दोस्त बन गए थे। उन 2 दोस्तों में से एक सुगंधा थी। हालांकि सुगंधा उसका वो नाम था जो बाद में मैंने उसको दिया था। बाकी आगे की हमारी कहानी किसी उपन्यास की कहानी से भी अद्भुत थी। हमारी दोस्ती बढ़ती गई और मुझे लगने लगा कि हमारी दोस्ती और रिश्ता किसी परियों की कथा के जैसा है। हमने अपनी अपनी कल्पना में कॉलेज के परिसर में
अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। हमने हर जगह और हर इंसान को हमारी किताबों में से निकालकर काल्पनिक नाम दे दिए थे। दोस्तों और जगहों को हम दोनों ने काल्पनिक किताबों वाले नाम इसलिए दिए थे क्योंकि सबके सामने भी हम उन लोगों के बारे में खुलकर बातें कर सकते थे और कोई कुछ भी नहीं समझता था, क्योंकि हम दोनों ही उस रहस्य को जानते थे कि जिन नामों का हम बातचीत में प्रयोग करते थे वो कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले दोस्तों के ही हमारे द्वारा दिए गए नाम थे, लेकिन और कोई इस बारे में नहीं जानता था। बस इसी तरह से कॉलेज के 3 वर्ष जैसे 3 खूबसूरत पलों की तरह ही गुजर गए और हम एक बार फिर से काल्पनिक दुनिया से निकलकर यथार्थ के धरातल पर आ गए। अनकही परिकथा के जैसी चैप्टर 3। 5 घंटे पहले मैंने खिड़की से देखा तो पाया कि बाहर बारिश शुरू हो गई थी। वर्षा की बूंदें खिड़की के कांच पर प्रहार कर रही थी। बारिश की आवाज इतनी तेज हो रही थी कि मुझे लगने लगा कि उन आक्रमणकारी बूंदों के कारण खिड़की का कांच ही चटक जाएगा। मैंने खिड़की से बाहर दूर तक देखने की कोशिश की। पेड़ों के लहराते हुए धुंधले झुंड को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि तेज बारिश के साथ बहुत तेज हवा भी चल रही थी। मैं कुछ देर के बाद फिर से आकर अपने मुख्य कंप्यूटर के सामने बैठ गया। स्लाइड शो पहले ही समाप्त हो गया था। मेरा मन भारी हो गया था। वो हमेशा के लिए खो गई थी और मेरे पास उसकी वो डिजिटल तस्वीरें और मैसेज रह गए थे। उसकी यादें सिर्फ कंप्यूटर में और मेरे दिमाग में ही रह गई थी। स्लाइड शो में मैंने जिन तस्वीरों को देखा था उनमें से एक अब भी मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। वो मेरे द्वारा खींची गई उसकी सबसे सुंदर तस्वीर थी। एक इतवार को जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में था, गलती से ब्लेड का प्रयोग करते हुए मेरी उंगली कट गई थी। बहुत तेजी से खून रिसने लगा था और मुझे खून को देखकर चक्कर आने लगे थे। तभी अचानक वो मेरे दिमाग में आ गई और मैंने ना जाने क्या सोचकर उस रिस रहे खून से उसका नाम अपनी नोटबुक के अंतिम पेज पर लिख दिया। उंगली को धोकर बैंडेज लगाने के बाद मैंने खून से लिखे उसके नाम के नीचे पेन से लिखा, तुम दुनिया की किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान हो। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद को पार कर सकता हूं। जिस नोटबुक के अंतिम पेज में मैंने ये लिखा था वो मेरी विषय जेनेटिक्स के कक्षा नोट्स की थी। मैंने उस समय इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। अगले दिन जब वो मेरे पास लंच के समय बैठी थी, उसने मेरी उंगली पर बैंडेज देखा तो वो चिंतित हो गई। सुबह मेरी उंगली इतनी दुख रही थी कि मैं कक्षा में भी नोट्स नहीं लिख सका था। उसने कहा, लाओ तुम मुझे अपनी जेनेटिक्स की नोटबुक दे दो, मैं उसमें आज वो नोट्स लिख दूंगी जो तुम लिख नहीं सकते हो। कहने के साथ ही उसने मेरे बैग में से मेरे जेनेटिक्स की नोटबुक निकाल ली। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी उंगली बहुत दर्द कर रही थी और मैं बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने के बारे में सोच रहा था। तभी उसने बहुत ही गंभीर स्वर में मेरी तरफ देखते हुए कहा, आनंदा, ये क्या है? उसके हाथ में जेनेटिक्स की मेरी नोटबुक थी और वो मेरी तरफ दिखा रहे थे। ओह, तो तुमने देख लिया। उसने आखिरी पेज पर खून से लिखा हुआ उसका नाम पेन से लिखे हुए शब्द पढ़ लिए। मेरी तो हालत ही खराब हो गई और मुझे समझ ही नहीं आया कि मुस्कुराऊं या गंभीर हो जाऊं। मैंने जब उसके चेहरे को देखा तो पाया कि
वो तो बहुत ही गुस्से में थी और उसका गोरा चेहरा बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया था। यहाँ तक कि उसके कानों में भी थोड़ा थोड़ा लाल रंग दिखने लगा था। उसकी आंखों को देखकर ही लग रहा था कि जिन आंसुओं को उसने अब तक रोक रखा था वो टपकने ही वाले थे। उसने बहुत ही गुस्से से पूछा, ये करने के लिए तुमने अपनी उंगली काट ली? सच्चाई मैं जानता था और उसको बताकर बात को वहीं रोक भी सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। उस समय तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। मैंने जवाब ना देना ही ठीक समझा और चुप ही रहा। मैंने उसको उसकी सोच पर ही विश्वास करने दिया। ये बात सच है कि मैंने सोचा था कि वो बहुत ही प्रभावित होगी अपने नाम को खून से लिखा देखकर, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया तो बिल्कुल ही विपरीत थी। क्या तुम पागल हो? ऐसी मूर्खता की तो मैंने तुमसे कभी भी आशा नहीं की थी। अगर तुम सोचते हो कि ये प्यार है तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये प्यार नहीं है, पागलपन है, मूर्खता है। तुमने बहुत बड़ी गलती की। मैं तो जैसे आवाज़ रह गया। जवाब में मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैं दोषी महसूस करने लगा और ग्लानि से भर गया। ध्यान से सुन लो आनंदन, अगर तुमने फिर कभी ऐसी कोई मूर्खता की तो बस वही हमारी दोस्ती का अंत हो जाएगा। वो इतनी कठोर और दृढ़ आवाज में बोली थी कि मैं एकदम बुरी तरह से सहम गया और मैंने अपनी नजर नीचे कर ली। उसके ये शब्द मेरे लिए किसी कठोर प्रहार से कम नहीं थे और उन्होंने मुझे पूरी तरह से विचलित कर दिया था। मुझे लगा कि जैसे उसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। वो उठकर खड़ी हुई और कुछ दूरी पर पड़ी एक कुर्सी में बैठ गई। मुझे उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू साफ साफ दिख रहे थे। मैं मनी मन बहुत बुरी तरह से छटपटा रहा था, लेकिन मैं कुछ भी न करने की स्थिति में था, क्योंकि गलती तो मैंने ही की थी। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि वो पेज पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर मेरे गले लग गई और उसके प्यार का आश्वासन फिर से दे दी। अब मुझे इस समस्या को हल करना था। उस समय मेरे पास उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बस दूर से ही उसको उस कुर्सी में बैठा देखता रहा। गुस्से में भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एकदम किसी सुंदर कलात्मक देवी की तरह, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी उस पर आ रही थी। उसका चेहरा और बाल चमक रहे थे। उसकी सुंदर नीली पोशाक और हल्का नीला दुपट्टा उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। मैं तो बस मुग्ध होकर उसको बस देखता ही रह गया। मैंने बहुत ही सावधानी से बिना ज्यादा हिले हुए अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला और उस दृश्य की एक तस्वीर खींच ली और उसको पता ही नहीं लगा। मैंने उस अलौकिक दृश्य को अपने फोन में कैद कर लिया था, जिसको मैं जीवन भर बार बार निहारने वाला था। उस दिन उसने मुझसे बात नहीं की और मुझसे दूरी नहीं। मैं बहुत ही परेशान था, क्योंकि मुझसे उसकी वो दूरी जरा भी सहन नहीं हो रही थी। मैं बस इसी बात की चिंता में डूबा था कि अब उसको कैसे मनाऊंगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बात तो आखिर मैंने ही बिगाड़ी थी। शाम को हम दोनों साथ साथ हॉस्टल की तरफ चल दिए। रास्ते पर उसने मुझसे कोई बात नहीं की और ये बात मुझे बहुत अधिक दुखी लग रही थी। मुझसे बात शुरू करने की हिम्मत ही नहीं थी। आखिर हॉस्टल के सामने हल्के हल्के अंधेरे में उसने मुझसे बहुत ही मधुर शब्द में धीमे से पूछा, आनंदम, अगर मैं शादी के बाद मर गई तो क्या तुम किसी और लड़की से शादी कर लोगे? मुझको उसका ये प्रश्न बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि पहले तो कभी उसने शादी इत्यादि के बारे में बात तक नहीं की और अब अचानक ही ये प्रश्न पूछ लिया। मैंने थोड़ा सा विचलित होते हुए किया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं आनंदम, मैं बहुत ही गंभीर हूँ। उसका सर भी धीमा और शांत था। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखती हो? मतलब तुम क्या सोचती हो कि मैं क्या करूँगा? ये तो तुम पर ही निर्भर करता है कि नहीं? मैंने गुस्से से कहा, तुम मुझे अब तक भी पूरी तरह से समझ नहीं सकती हो। वो बोली, तुमको मुझे खोने के विचार से गुस्सा आ गया,
आया कि नहीं? और अगर तुम खुद को दुख दोगे और इस तरह से उंगली काटोगे तो क्या मैं सहन कर लूंगी? मुझे कैसा अनुभव हो रहा है इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। तुमको कुछ हो तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो गया है। मेरे पास अब तुमसे तर्क का कोई भी जवाब नहीं था और मैं कुछ देर तक चुकी रहा। वो वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान थी। मैंने तुरंत ही अपनी गलती के लिए माफी मांग ली और उसके सामने दोनों कान पकड़ लिए। फिर मैंने उसको बताया कि कैसे गलती से ब्लेड से मेरी उंगली कट गई थी। तो मैंने सोचा कि उस खून से उसका नाम ही लिख दूं। तभी मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारे प्रश्न तुमसे पूछूं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? अगर मैं मर गया तो क्या तुम किसी लड़के से शादी कर लोगे? वो मुस्कुराने लगी और बोली, तुम जानते हो मेरा जवाब क्या होगा? हाँ, मैं जानता था उसका जवाब, क्योंकि हमारा रिश्ता एक कभी न टूटने वाला बंधन था और हमने जीवन भर साथ निभाने की न जाने कितनी ही कसमें खाई थी। हर इस शाम को मैं खुशी खुशी अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा। समस्या सुलझ गई थी और अब वो पूरी तरह से खुश थी। 2 हफ्तों के बाद मैंने मोबाइल पर खींची हुई उसकी तस्वीर को एक कैनवास पर उतार दिया और अपनी कला का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए उसको वो तस्वीर एक सुनहरे फ्रेम में लगवाकर उपहार में दे दी। वो खोलकर मुस्कुराई और बोली, हाँ, अब देखो, ये होता है प्यार। परी कथा के जैसे चैप्टर 4 घंटे पहले। कभी प्यार में बहुत सुख मिलता है, लेकिन कभी कभी यही प्यार बहुत दुख भी देता है। हेडफोन लगाए मैं इस मधुर गीत को सुन रहा था। मैं मोटरसाइकिल पर अपने घर वापस आ रहा था। अंधेरा तो हो चुका था, लेकिन बरसात रुक गई थी। मैं कुछ ज्यादा तेजी मोटरसाइकिल चला रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बारिश फिर से हो सकती थी। दफ्तर में मेरा वो दिन बहुत ही थकाई देने वाला रहा था। काम तो रोज की बात थी, लेकिन उस दिन मुझे मेरे अंदर की भावनाओं ने बहुत परेशान किया। शाम को जब मैं दफ्तर से बाहर निकला था तो मुझे ठंडी हवा में कुछ राहत सी महसूस हुई थी। गीत सुनते सुनते मैं मस्ती में मोटरसाइकिल चला रहा था क्योंकि सड़क बिल्कुल खाली थी और कोई भी गाड़ी नहीं थी दूर दूर तक। अगर वो 12 मार्च का दिन होता, वो मोटरसाइकिल की सवारी और भी रोमांचक होने वाली थी। 12 मार्च के दिन 7 बरस पहले मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। 7 वर्ष सुलभ झपकते ही बीत गए। मैं अपने विचारों और हेडफोन से सुनाई दे रहे गीत में पूरी तरह से डूबा हुआ। तभी मुझे किसी स्कूल की गाड़ी दिखाई। वो वैन मुझसे आगे कुछ दूरी पर चल रही थी। मैं करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था। कुछ ही क्षणों में मैं ठीक उस स्कूल की वैन के पीछे था। तभी दूसरी तरफ से गाड़ियां आना शुरू हो गई और मैं इस स्कूल वैन से आगे नहीं जा सका। मैंने देखा कि स्कूल वैन की पीछे की खिड़की से एक नन्ही सी लड़की मुझे देखकर हाथ हिला रही थी। वो इतनी प्यारी थी कि मुझे यूनानी चित्रों में कभी कभी उकेरे गए क्यूपिड की याद आ गई। मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वो नन्ही सी गुड़िया हर तरह के करतब कर रही थी और हाथ और मुंह से तरह तरह की हरकतें कर रही थी। मैंने भी उसकी तरफ देखकर हाथ हिला ही दिया। वो मेरी मुस्कान को तो नहीं देख सकती क्योंकि मैंने हेलमेट पहनी हुई थी, पर वो जान चुकी थी कि मैं खुश था। जैसे ही स्कूल की वैन एक स्टॉप पर रुकी, मैं तुरंत ही उससे आगे निकल गया। लेकिन फिर कुछ ही देरी में वही वैन एक बार फिर से मेरे आगे आगे चलने लगी। वो छोटी लड़की तब भी उस वैन के पीछे के शीशे से बाहर ही देख रही थी। तभी मैंने देखा कि वो अपनी जीभ निकालकर मुझे चिढ़ा रही थी। आखिर मुझे फिर से मुस्कुराना ही पड़ा। उसको देखकर मुझे अचानक ही फिर से सुगंधा की याद आ गई। वो भी मुझे किसी बात पर चिढ़ाते समय अपनी जीभ निकालकर मेरी तरफ देखती थी और फिर खूब हंसती। फिर जैसे ही वैन धीमी हुई, मैं फिर उससे हंसता हुआ आगे निकल गया।
मैं एक बार फिर से यादों की गली में उतर गया। उस दिन केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की कक्षा थी। मैं और वो एक ही कक्षा में थे, लेकिन अलग अलग ग्रुप में थे। टीचर ने हमको एक प्रयोग करके दिखाया और फिर हमें प्रैक्टिकल करने के लिए जरूरी सामान दे दिया। टीचर ने एक छोटी सी शीशी नुमा चीज एक शेल्फ से उठा ली। उसने कहा कि उसका नाम पिक्नोमीटर था। फिर टीचर ने हमें प्रयोग करने के लिए छोड़कर कक्षा से बाहर चला गया। हम 4 ग्रुप थे और हमारे पास सिर्फ एक ही पिक्नोमीटर था। सुगंधा उस समय उसको हाथ में लेकर उसको बहुत ही ध्यान से देख रही थी। मैं अपने ग्रुप को छोड़कर उसकी तरफ चल गया। मैंने कहा, इस शीशी जैसी चीज में क्या खास बात? आनंदम, देखो ये कितना सुंदर है। इसमें सुंदरता की क्या बात? ये तो सिर्फ एक कांच की शीशी है। वो अजीब नजरों से मुझे देखते हुए, तुम कलाकारों और चित्रकारों को क्या छोटी छोटी चीजों में सुंदरता दिखाई नहीं देती? माफ करना, मैं वैसा कलाकार नहीं जिनकी तुम बात कर रही हो। मैंने गर्व से उसको देखते हुए फिर कहा, मुझे छोटी चीजें पसंद हैं, यदि वो किसी बड़ी चीज का छोटा रूप हो तो। उसने तुरंत ही मुझे जीभ दिखा दी और फिर मुस्कुराने लगी। हम दोनों ही हंसने लगे। अच्छा, तुमको ऐसा ही पिक्नोमीटर चाहिए क्या? क्या तुम खरीद लाओगे मेरे लिए? नहीं आनंदम, बहुत महंगा होगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई समस्या नहीं। सुगंधा के चेहरे पर चिंता का भाव आ गया और वह फिर से अपने प्रयोग में लग गई। मैं भी अपने ग्रुप में चला गया। जब 1 घंटे के बाद हमारा प्रैक्टिकल खत्म हो गया, हम दोनों साथ साथ ही अपनी कक्षा की तरफ चले। वो नहीं जानती थी कि एक पिक्नोमीटर मेरी जीन्स की जेब में पड़ा था और वो उसके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला था। उस दिन प्रैक्टिकल के बाद और कोई कक्षा नहीं थी, इसलिए हम दोनों हॉस्टल वापस आ गए। 2 हफ्तों के बाद हमें दक्षिण भारत के एक टूर पर जाना। अन्य लड़के अपने अपने घर जाना चाहते ताकि जरूरी सामान ला सके, लेकिन सुगंधा नहीं जा रही थी क्योंकि उसके परिवार में शायद कोई समस्या। उस रात को मैं भी घर जाने वाला था, इसलिए मैंने उसको शाम के समय मेरे साथ कुछ देर के लिए पार्क में घूमने के लिए कहा। वो चलते चलते एक जगह पर बोली, आनंदम, जब तुम कन्याकुमारी में होगे तो क्या तुम मुझे याद करोगे? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक गई। उसके चेहरे के भाव को देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कि मैं हमेशा तुमसे दूर जाकर तुमको भूल जाता हूँ। क्या मैं भुलक्कड़ हूँ? मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या बात? साफ साफ कहो। क्या तुम हमारी शादी के बाद मुझे भी उन सभी जगहों पर ले जाओगे जहाँ तुम जा रहे हो? मैं कभी भी कन्याकुमारी नहीं गई। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर समुद्र के किनारे टहलना चाहती हूँ। बहुत सुंदर मनोकामना है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे उसको चुराने में हमेशा बहुत मजा आता। जब वो गुस्से में आ जाती थी तो मुझे और भी प्यारी लगती। क्यों नहीं ले जाओगे तुम मुझे कन्याकुमारी? उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगे। कन्याकुमारी में कोई दूर तक फैला हुआ समुद्री बीच नहीं है। समुद्र के किनारे का ज्यादा हिस्सा पत्थरों और चट्टानों से भरा हुआ। कहने के साथ ही मैंने भी अपनी जीभ निकालकर उसको चिढ़ा दी। उसने हैरानी और गुस्से से कहा, ये तो मेरे लिए नहीं खबर। मैंने विषय को बदलते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए वहां से क्या लेकर आऊं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आनंदम, तुम ठीक ठाक जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। इतना ही काफी। मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो मेरी जान, मैं अकेला तो नहीं जा रहा ना, पूरी कक्षा जा रही है सिर्फ तुमको छोड़कर। मैं अब मुस्कुरा रहा था। तुम उन सब लोगों के साथ जा रहे हो, इसी बात से तो मैं चिंतित हूँ। उसने इस बार अपनी जीभ निकालकर मुझे एक बार फिर से चिढ़ाया। बहुत अधिक जमाती तुम, मैंने मुस्कुरा कर। हाँ वो तो मैं हूँ करती। वो गर्व से अपने सर को ऊंचा करके बोली। मेरे घर जाने का समय हो गया था। मुझे जल्दी घर जाने के लिए बस पकड़नी थी। जैसे मैं उसको अलविदा कहकर जाने लगा, वो बोली, आनंदम, तुम मेरे लिए वहां से थोड़ी सी समुद्री रेत ले आना। जरूर, ये भी कोई बड़ी बात? मैंने मुस्कुरा कर कहा और फिर अपने कमरे की तरफ चल दी।
आधी रात का समय था। समुद्री बीच हमारे ठहरने की जगह से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर। रात के उस समय भी सड़क के किनारे शंख, सिक्कियां, मोती, सुंदर पत्थर इत्यादि बेचने वाली दुकानें खुली हुई थी। हाँ, हवा बहुत तेज चल रही थी। हवा में हर तरफ चंदन की सुगंध फैली। शायद कहीं पास में ही कोई मंदिर था जहाँ से चंदन की खुशबू हवा के साथ इधर उधर जा रही थी। मुझे यूँ लगने लगा कि वो भी मेरे साथ थी, पर अगर होती तो मैं किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ ही वो थी। उस रात को मुझे आभास हुआ कि वास्तव में प्यार क्या होता है और अपने प्यार से दूर होने पर कैसा लगता है। मुझे ये भी अनुभव हो गया कि जब हमारा प्यार हमारे साथ नहीं होता तो उससे और भी अधिक प्यार होने लगता है और उसकी याद हर समय हमारे साथ ही रहती है। किसी ने ठीक ही कहा, प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये एक दैविक अनुभव होता है जो शरीरों से ऊपर, बहुत ऊपर होता है। विचारों में डूबा मैं जल्दी जल्दी बीच की तरफ पड़ रहा था। वहां पर लकड़ी की बेंचों पर सोए हुए भिक्षुकों के अलावा और कोई भी नहीं था। पूरा बीच एकदम सुनसान था। अपनी जींस को ऊपर की तरफ मोड़कर मैं समुद्र की तरफ बढ़ गया। मुझे तो बस थोड़ी सी रेत ही लेनी थी सुगंधा के लिए। मैं अपने साथ कांच की एक छोटी सी शीशी भी लाया। वो कांच की शीशी पिकनोमीटर थी। मैंने उस बोतल को रेत से भर लिया और उसका ढक्कन लगा दिया। वो मेरे साथ उन 21 दिनों तक नहीं थी, पर मुझे हर पल ये एहसास होता था कि वो कहीं मेरे आसपास थी। मुझे वो 21 दिन की दूरी दुख तो दे रही थी, लेकिन वो बहुत ही प्यारा अनुभव था, क्योंकि मैं हर पल, हर क्षण उसके ही बारे में सोचता रहता। मुझे ये भी आभास था कि वो भी मेरे बिना कैसा महसूस कर रही होगी अपने घर में। मैं वापसी के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं जल्दी से जल्दी उसको देखना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, उसको स्टोर के बारे में बहुत सी बातें बताना चाहता। मैं जहाँ जहाँ भी गया था उन सभी जगहों से मैंने उसके लिए कोई ना कोई उपहार खरीदा। मैंने बहुत ही छोटी छोटी वैसी ही चीज़ें खरीदी थी जो उसको पसंद थी। मैं उसकी रुचि और अरुचि को भली भांति जानता था। उन उपहारों को देखकर मैं कल्पना करने लग जाता था कि वो जब उन सब चीज़ों को देखेगी तो क्या प्रतिक्रिया देगी। उन चमकती हुई छोटी छोटी चीज़ों के पीछे से वो मुझे अपनी सुंदर आंखों से छुप कर देखती हुई सी प्रतीत होती थी। अनकही परिकथा के जैसे। चैप्टर 5। 3 घंटे पहले मैं अपने घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था कि एक बार फिर से बरसात शुरू हो गई। मैं बारिश में भी मोटरसाइकिल चलाते रहना चाहता था, लेकिन मेरे बैग में मेरा लैपटॉप था और उसके भीग जाने का खतरा था। मैंने पास ही किसी शेड के नीचे शरण लेने का विचार किया। एक छोटी सी झोपड़ी थी, अंदर कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी इंसान नहीं था उस बारिश में। मैं झोपड़ी के आगे के छज्जे के नीचे खड़ा होकर बरसात को देखते हुए सुगंधा के बारे में सोचने लगा। मुझे सड़क के दूसरी तरफ से एक आकृति इस तरफ आती हुई दिखाई दी। झोपड़ी के छत पर बारिश की बूंदें जोर जोर से प्रहार कर रही थी। तभी सामने एक वैन आकर रुकी। वो छोटी लड़की जो उस वैन के अंदर से हाथ हिला रही थी और मुझे चिढ़ा रही थी, उस वैन से बाहर आई। उसको अपना रंगीन छाता खोलने में दिक्कत हो रही थी। वो तुरंत ही दौड़कर शेड के अंदर घुस गई। मैंने उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और कहा, लाओ ये छाता मुझे दे दो, मैं खोल देता हूँ। वो एकदम घबरा गई, क्योंकि उसको तब तक नहीं दिखा था कि मैं भी उस शेड के छज्जे के नीचे ही खड़ा था। शायद उसने मुझे मेरी हेलमेट से पहचान लिया। उसने उसका छाता मुझे नहीं दिया, लेकिन किसी तरह खुद ही खोल दिया। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने मुझे एक बार फिर से जीभ दिखाकर चिढ़ा दी और दौड़ के सड़क के दूसरी तरफ जाने के लिए दौड़ लगा। मुझे लग रहा अगले ही पल जो कुछ भी हुआ वो किसी फिल्म के स्लो मोशन की तरह ही था। कुछ पलों के लिए मेरी आंखें उस दृश्य को स्वीकारने के लिए तैयारी नहीं।
जिस आकृति को मैंने देखा था वो आकृति सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी। मैंने अनुमान लगाया कि वो आकृति उस छोटी सी लड़की की माँ थी। जब छोटी लड़की सड़क के बीचों बीच थी, अचानक ही कहीं से एक कार आई और सीधी उस लड़की से टकरा गई। वो और उसका छाता हवा में कई फीट तक उड़कर नीचे गिर गए। वो धड़ाम की आवाज के साथ सड़क के बीच में ही गिरी। वो एक पल को छटपटाई और फिर शांत हो गई। वो दूर खड़ी आकृति उसकी मां जोर से चीखी और फिर बेहोश हो गई और नीचे गिर गई। जिस कार ने उस लड़की को टक्कर मारी थी वो रुकी नहीं थी। मैं पूरी हिम्मत करके उस बच्ची की तरफ दौड़ा। वो किसी चित्रकार के कैनवस पर फैले लाल रंग के बीच निर्जीव सी पड़ी थी। शायद तकरीबी अपनी कोई दुखद चित्रकारी कर रही थी। मैंने तुरंत ही उस बच्ची को बाहों में उठा तो ली, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी जुबान तो जैसे मुंह में ही पत्थर हो। तभी एक कार रुकी और उस कार वाले ने मदद की और मुझे उस लड़की को और उसकी माँ को कार में बैठा। कार किसी अनजान अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। वो मेरी गोदी में बिना किसी गतिविधि के पड़ी थी। उसका स्कूल का बैग अभी भी उसकी पीठ पर ही था। मैंने उसकी छाती पर अपना हाथ रखकर देखा तो पाया कि उसका दिल धड़क रहा था। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। मैंने उसका बैग निकालना चाहा, लेकिन मुझे भय हुआ कि कहीं ऐसा करते समय उसको और भी तकलीफ न हो जाए। उसका खून लगातार रिस रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अस्पताल पहुंचते ही उसको अपनी छाती से लगाए मैं अंधेरे गलियारे में दौड़ने लगा और लोगों से पूछकर किसी तरह इमरजेंसी कक्ष तक पहुंच गया। उन्होंने इस बच्ची को मुझसे ले लिया और उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। वो ऑपरेशन थिएटर उस अंधेरे गलियारे के अंत में था। अपने चेहरे को अपनी बाहों में छुपाए मैं गलियारे में पड़ी एक कुर्सी में बैठा उस बच्ची की जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा। मेरी कमीज उस बच्ची के मासूम खून से लाल हो गई थी। वो कुछ दूर उस ऑपरेशन थिएटर में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी और मैं कुछ ही गज की दूरी पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर गलियारे की एक कुर्सी में बैठा उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। न जाने मुझे उस समय ऐसा क्यों लगने लगा कि वो बच्ची मेरे लिए सब कुछ हो गई थी। मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला था। दोपहर का समय था और हम दोनों एक बार फिर से हमारा प्यार भरा झगड़ा कर रहे थे। पिछले 3 वर्षों में हमारे बीच उस तरह के न जाने कितने ही झगड़े हो चुके थे। हम छोटी छोटी चीजों में प्रेम और सुंदरता खोजते रहते थे। हम बिना किसी कारण या छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ने लग जाते थे, पर वो हमेशा ही प्यार भरी नोकझोंकी होती थी। लोग कहते थे कि हम उस रिश्ते को चला नहीं पाए, लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। हम बच्चों की तरह झगड़ते थे और परिवार के लोगों की दुनिया हम दोनों से बहुत दूर थी। मैं नास्तिक तो था, लेकिन मुझे और सुगंधा को बाइबल की एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती। स्वर्ग उन लोगों के लिए है जिनका हृदय बच्चों की तरह है। जब हम हमारे रिश्ते के बाद छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे तो हमारे दोस्त चिंतित हो जाते थे, लेकिन कुछ शायद खुश भी हो जाते थे। जब भी हमारा झगड़ा हो जाता था पूरे कॉलेज को मालूम चल जाता था। वैसे तो हम दोनों हर दिन साथ साथ ही चलते थे, लेकिन जिस दिन झगड़ा हो जाता था हम दोनों एक दूसरे से काफी दूरी बनाकर चलते थे और इससे ही सबको मालूम चल जाता था कि हमारे बीच में झगड़ा हुआ। हमारे उन छोटे छोटे झगड़ों के कारण कॉलेज में बहुत से लोग ये कहने लगे थे कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन वो दिन अन्य दिनों से फर्क था। हमारा फाइनल वर्ष का इम्तिहान चल रहा था। उस दिन इम्तिहान के बाद हम कक्षा में बैठे थे और हमारे बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। कक्षा में बैठे लड़के लड़कियां हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनके लिए इस दृश्य को देखना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि उस दिन का झगड़ा हमारे छोटे छोटे झगड़ों का मिला जुला बड़ा रूप था। हम दोनों में बहुत देर तक बहस हुई। अच्छा, अब इसको यही रोक दो। हम दोनों को साथ साथ 3 साल हो गए
और अब भी हम इस तरह से झगड़ते रहते हैं। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा सुगंधा। मैं तुम्हारे घमंड से अब तंग आ गया, अब हमें अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए। मैं घर जा रहा हूं। मैंने तो उसको ये सब कुछ उसका घमंड तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन बात बिगड़ती ही चली। मैं गुस्से में कक्षा से बाहर निकल गया, लेकिन मुझे अपने सिर्फ एक झूठ के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैं उससे पहले कभी झूठ नहीं बोला था। मैं वहां से निकलकर लाइब्रेरी में गया और अखबार पढ़ने लगा और अपने विचारों को झगड़े से हटाने लगा। आधे घंटे के बाद जब छात्र गलियारे से गुजरे तो मैंने उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक मेरा फोन कंपित होने लगा। मुझे यकीन था कि सुगंधा का ही फोन था और वो एक बार फिर से समझौता करना चाहती थी। मुझे लगा कि इस बार मेरे अहम ने विजय प्राप्त कर ली थी। चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान के साथ मैंने जेब से फोन निकाला, लेकिन वो फोन मेरे दोस्त अनिल ने किया था। उस समय वो भी कक्षा में था जब हमारा झगड़ा हो रहा था। लाइब्रेरी से बाहर आकर मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। मुझे सिर्फ एक ही वाक्य सुनाई दिया, तुमने उससे ऐसा क्या कह दिया? उसने अपनी कलाई काट ली। मुझे अचानक ही अपना दिल रुकता सा महसूस हुआ। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए, लेकिन अगले ही पल मैं वहां से दौड़ रहा था। मैं पूरी ताकत से कक्षा की तरफ दौड़ रहा था। मुझे दूर से ही कुछ टीचर दिखाई गए। वो बेहोश पड़ी और उसकी खून टपकाती हुई कलाई पर उसके दुपट्टे को कसकर बांध दिया गया था। गलियारे में लोगों की भीड़ थी। भीड़ के कारण मैं आगे नहीं बढ़ सका। तभी किसी ने मुझे कॉलर से पकड़कर पीछे खींच लिया। वो मेरा दोस्त अनिल था। मुझे कक्षा के अंदर ले गया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने तभी कक्षा के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। क्या तुम जानते हो क्या हुआ? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं तो बस वहां से निकलकर सुगंधा के पास जाना चाहता। अनिल ने कहा, मेरी बात सुन, मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने चिल्लाकर कहा, क्या बकवास कर रहा था? मैं ये तो नहीं जानता कि कुछ दिन पहले तेरे और सुगंधा के बीच क्या हुआ था, लेकिन ये तो पक्का है कि उसने तेरे ही कारण से अपनी कलाई काटी है। मैं ये भी जानता हूँ कि सुगंधा के माता पिता को तुम्हारे रिश्ते के बारे में मालूम चल गया है और उन्होंने तुझे एक बार चेतावनी भी दी थी। मैंने फिर से चिल्लाकर कहा, तो क्या हुआ? मूर्ख, तुम अब चुपचाप घर चले जाओ, यहाँ से भाग जा। वो लोग तुझे पकड़ ले। मैं तुझको रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता हूँ। होश में आओ यार, प्लीज चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे उसके साथ होना चाहिए। हाँ, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। ओ प्लीज, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। मैंने कुछ सोचते हुए कक्षा में चारों तरफ देखा। फर्श पर एक जगह पर खून की बूंदों की एक लकीर बनी हुई थी और एक जगह पर खून काफी मात्रा में फैला हुआ। जो लड़की मेरी उंगली से निकले थोड़े से खून को देखकर रोने लगी थी। उसने हमारे रिश्ते को अपने खून से रंग दिया था। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी। अब पीछे मुड़ना असंभव था। मैंने अनिल से कहा कि वो मुझे भी उस अस्पताल में ले जाए जहां वो लोग सुगंधा को ले गए। अनिल ने मुझे एक बार फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। कुछ देर के बाद हम दोनों उसकी मोटरसाइकिल पर सवार उस कार का पीछा कर रहे थे जिसमें वो लोग सुगंधा को ले जा रहे थे। मैं अनिल के पीछे बैठा अपने ही पसीने से पूरी तरह से भीग गया था। मैं खुद को समझाने की कोशिश करने लगा कि सुगंधा को कुछ भी नहीं होगा। अस्पताल पहुंचते ही मैं अंधेरे गलियारे में दौड़ने लगा और उसको खोजने लगा। जो लोग उसको वहां लाए थे वो इमरजेंसी कक्ष के बाहर खड़े थे। मैं अचानक ही रुक गया। कुछ लोग मुझे अजीब अजीब नजरों से देखने लगे। उनमें से किसी ने अनिल से कहा कि सुगंधा को इमरजेंसी कक्ष में ले गए। कक्ष के बाहर सुगंधा का दुपट्टा एक कुर्सी पर पड़ा था। उस दुपट्टे को जो भी देख रहा था घबरा रहा था, क्योंकि वो खून से सना हुआ था। मैं उसकी लाल हो गई सफेद चुन्नी को हाथों में लेकर गलियारे के अंत में बैठ गया। बाहर अंधेरा हो गया था। मुझे हैरानी हो रही थी कि वो लोग बत्तियां क्यों नहीं जला रहे थे। मुझे लगा शायद अंधेरा मेरी आंखों में था, इसलिए मुझे सब कुछ अंधेरे में डूबा दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि आधा कॉलेज ही अस्पताल पहुंच गया था। गलियारे में छात्र ही छात्र खड़े थे। मुझे कोई भी बात नहीं कर रहा था। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था।
जैसे ही मैंने आंखें बंद की, आंसुओं की धारा मेरे गालों पर बहने लगी। मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जीवन में मैंने कभी प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन अब मेरे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था। मैं सुगंधा के जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। कुछ साल पहले हम अजनबी थे, लेकिन अब तो वो मेरी पूरी दुनिया ही थी और मेरी दुनिया बिखर कर मेरे ऊपर ही गिरने लगी थी। मैंने उसके दुपट्टे को कसकर अपने सीने से लगा लिया। खून से रंगे हुए दुपट्टे में तब भी चंदन की सुगंध थी। मुझे लगा कि वो मेरे अंदर कहीं मुस्कुरा रहे। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर आई और बोली, ओ पॉजिटिव खून चाहिए, कृपया जल्दी से प्रबंध कर दीजिए। उसने किसी खास व्यक्ति से नहीं कहा था, बल्कि बाहर खड़े हुए सभी छात्रों से कहा था। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मैंने एक टीचर को नर्स के साथ जाते हुए देखा। तभी अनिल आकर मेरे पास ही बैठ गया। अनिल ने मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहा, वो ठीक हो जाएगी, अब आ चलते हैं, थोड़ी ताजा हवा खाते। मैंने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसके साथ चल दिया। कुछ देरी की शांति के बाद उसने कहा, उसके माता पिता अभी तक नहीं आए। तुम्हारे लिए अच्छा तो यही होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ मेरे दोस्त। मैंने दुखी स्वर में कहा, मैं उसको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ यार। तुम अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास अब कोई भी जवाब नहीं था। अनिल ने ठीक ही कहा था। मैंने अपनी भूमिका ठीक से निभाई थी, लेकिन मेरे कारण से वो मौत से संघर्ष कर रही थी। मैं पूरी तरह से ग्लानि से भर चुका था। एक बार मेरे मन में आया कि मैं तुरंत ही उसके पास चला जाऊँ। उसके माता पिता के आने से पहले ही तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यही रहूँगा और तुमको मैसेज भेजता रहूँगा। अनिल ने एक बार फिर से मुझे समझाते हुए कहा। उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं उसको हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था और मैं उसको फिर कभी मिलने वाला नहीं था। मुझे ताज़ा हवा की जरूरत थी, लेकिन इस बार मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए अनिल मेरे साथ नहीं था। मुझे उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखे बिना भागने की भी जरूरत नहीं। वो छोटी लड़की के माता पिता को तो मुझे धन्यवाद कहना होगा, क्योंकि मैंने उनकी बच्चे की जान बचाई। मुझे खुद पर थोड़ा सा गौरव भी हुआ। तभी मैंने मेरे सामने की कुर्सी पर एक आदमी को बैठे हुए देखा। उस आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो छोटी बच्ची का पिता था। उस बच्ची की माँ फिर से बेहोश हो गई थी और उसका भी उपचार चल रहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। मुझे यकीन था कि एक नर्स आई और ओ नेगेटिव खून की मांग करी। जैसा मैं सोच रहा था वैसा हुआ। एक नर्स बाहर आई। उसने हम लोगों की तरफ ध्यान तक नहीं दिया और हाथों में एक ट्रे उठाए हमारे सामने से गुजर गई। लड़की का पिता तब तक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक पहुंच चुका था, ताकि अंदर झांक कर अपनी बेटी को देख सके। मैं भी उठकर खड़ा हो गया था। मैं नर्स को रोककर पूछना चाहता था, इसलिए मैं उसके पीछे जाने लगा। उसके पास पहुंचकर मैंने कहा, सिस्टर वो बच्ची अब कैसी? ये तो डॉक्टर ही बताएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मैंने उसके पिता की चीख सुनी। मुझे लगा कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। मैं एक मूर्ति की तरह ही वहाँ खड़ा रह गया। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक स्ट्रेचर बाहर लाया गया। लड़की का पिता उस स्ट्रेचर पर झुक गया और साथ साथ चलने लगा। मैं इस दृश्य को नहीं देखना चाहता था। नम आंखों और भारी मन के साथ मैं दूर जाने लगा। लोग ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ रहे थे। बाहर तब भी बारिश हो रही थी। उस मासूम का सुंदर चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। वो बार बार अपनी जीभ निकालकर मुझे चिढ़ा रही थी। तभी मुझे याद आया कि मेरे हाथों में उसका स्कूल बैग था। मैंने उस बैग को तब से उठा रखा जब उसको अस्पताल लाया गया था। मुझे नहीं मालूम था कि उस स्कूल बैग का क्या करूं। मैंने इस बैग पर उसके नाम का टैग देखा। उसका नाम लिखा था सुगंधा, LKG-C। लगा जैसे कि बारिश के साथ आकाश से बिजली आकर मुझ पर गिर पड़ी। मैं बाहर गीली जमीन पर बैठ गया। मैंने अपना फ़ोन निकाला और S अक्षर खोलने लगा। मैं सुगंधा को 3 वर्षों के बाद फ़ोन कर रहा था।
अस्पताल से घर आने के बाद मैं 1 वर्ष तक सुगंधा से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया और ना ही किसी मैसेज का जवाब भेजा। मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझसे घृणा करने लगे। लेकिन उस दिन उस अस्पताल में उस मासूम की मौत के बाद मैं सुगंधा की आवाज़ एक बार सुनना चाहता था। उसका फ़ोन बजने लगा, लेकिन एक रिकॉर्ड की गई आवाज़ है। आप जिस नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं वो नंबर अब नहीं है। अनकही परिकथा के जैसे चैप्टर 6। कुछ देर के बाद मैं बस में बैठा पूरी तरह से विखंडित अवस्था में था। मेरी मोटरसाइकिल तो वहीं छूट गई थी जहां उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। मैं बस के ड्राइवर के ठीक पीछे के सीट पर बैठा था। लोग मेरी खून से रंगी कमीज को हैरानी से देख रहे थे। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने ही ख्यालों में खोया बैठा रहा। बारिश के कारण बस की सभी खिड़कियां बंद थी। मुझे लगा कि बस के अंदर ताजा हवा की कमी हो गई थी। मुझे चक्कर सा आने लगा। मैंने मेरी तरफ की खिड़की से कांच पीछे सरका दी और बरसात और हवा को मेरे चेहरे पर पड़ने दिया। उस बच्चे के स्कूल के बैग को अपनी गोदी में लिए मैं अनंत विचारों के समुद्र में गहराई तक डूबा हुआ था। तभी अचानक मेरा फोन बजने लगा। मैंने इस बार फोन को जेब से बाहर ही नहीं निकाला, लेकिन इस बार उसका फोन कुछ देर के बाद फिर से बजने लगा। कुछ सोचकर इस बार मैंने फोन निकाल लिया। वही अनजान नंबर था जिसके अंतिम 3 नंबर से 299। मुझे अपना खून और तेजी से दौड़ता हुआ महसूस हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे पूरी दुनिया पर ही गुस्सा। इस निर्दयी दुनिया ने उस 4 साल की बच्ची से उसका जीने का हक भी छीन लिया। कहते हैं कि सभी परिकथाओं का अंत सुखद होता है, लेकिन जीवन कोई परियों की कथा नहीं है। मुझे तो नहीं लगता। मैंने कांपते हाथों से फोन का हरा बटन दबा दिया और उस फोन कॉल को स्वीकार कर लिया। मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, हेलो, कौन हो तुम और बार बार फोन क्यों कर रहे हो? आनंदम। फोन पर सुगंधा की आवाज थी। 3 साल के बाद भी मैंने उस आवाज को तुरंत ही पहचान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।